हम जुड़े हुए हैं और मैंने तो इनको ग्राउंड लेवल पे इतना गहराई से काम करते हुए देखा। वाराणसी में 2014 के इलेक्शन में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के इलेक्शन में इन्होंने काम किया, तब मैं कुछ दिन वहाँ गया था, वहाँ देखा। और नॉर्थ ईस्ट के जो माई होम इंडिया और इसके जो कार्यक्रम है, जिस तरह से इनकी लोगों को जोड़ के कार्यक्रम, कई कार्यक्रमों में भी आया और कई भाषाओं के ऊपर जिसकी प्रखरता है। तो आज जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ सोच के, ये नई सोच के साथ आपने किया, इसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और यहाँ पे सभी उपस्थित जो भागीदारी कर रहे हैं इस मॉक पार्लियामेंट में, इनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ सुनील जी और टीम को कि मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी बात रखने की मौका दिया और आप लोगों की बात और विचार सुनने का भी मौका मिलेगा। एक छोटी सी बात मैं शुरू में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यह जो हम यहाँ प्रजातंत्र के इस मंदिर के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और माननीय सुनील जी ने अभी बताया कि भारत की प्रजातंत्र बहुत वाइब्रेंट और मजबूत है। और अगर विश्व के प्रजातंत्र के इंडेक्स को हम देखें तो बहुत हाई लेवल पे भारत के प्रजातंत्र को माना गया है, लेकिन फिर भी हमें 98% के मार्क्स हैं, 100 नहीं हमने प्राप्त किए हैं। उसका कारण क्या है कि एक काला धब्बा जो हमारे को स्वतंत्रता के बाद 1975 में 2 वर्ष का लगा था, इसके कारण 2 पॉइंट हमारे प्रजातंत्र के रूप में जो हमें 100% मिलने चाहिए थे वो कम हो गए। और वो लोग आज इस प्रजातंत्र के बारे में बातें करते हैं तो बड़ा विडंबना सी लगती है। तो मैं इस बात को आगे ले जाकर सबसे बड़ी बात जो बजट की आज चर्चा, उसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उसकी थोड़ी कल्पना अपने आदरणीय सुनील जी ने रखी थी कि हमें अगर बजट को समझना है विद्यार्थियों के लिए, जब उन्होंने कहा अमृत काल का ये पहला बजट है, आने वाले 25 साल में जब भारत को विश्व के स्तर पर, जहाँ पे विश्व गुरु के स्थान पे पहुँचना है, और उसकी कुछ झलक हम देखते भी हैं कि विश्व में आज बहुत सारी कंट्रीज़ हमारी तरफ देख रही है। भारत को आर्थिक रूप से, चाहे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हो, G20 हो, ओपेक हो, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, इतने सारे जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, इतने सारे जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज़ हैं, उसमें भारत की बात जो सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, उस और विश्व गुरु के स्थान पे वो भारत को देखते हैं आने वाले समय में। इसका एक मुख्य कारण यह है कि आर्थिक महाशक्ति के रूप में वो समझते हैं भारत को कि आने वाले समय में, आने वाले दशकों में भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। और यह डिप्लोमेसी की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना चाहिए कि आर्थिक महाशक्ति बने बगैर किसी की विश्व आज के समय में बात नहीं सुनता। आप आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़े होंगे तो विश्व आपकी बात सुनेगा। ग्लोबल डिप्लोमेसी इज डिफाइंड बाय इकोनॉमिक पावर। तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें अगर विश्व गुरु के स्थान में पहुंचना है तो हमें आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होना है, बढ़ना है, और उस आर्थिक महाशक्ति की आधारभूत रखने वाला ये 25 साल का जो कार्यकाल अमृत काल के रूप में आएगा, उसकी आधारशिला रखने वाला यह बजट है। और इसका बिग पिक्चर जब मैं कहता हूँ तो बिग पिक्चर हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइनर प्रोविजंस तो आप देखेंगे, टैक्स इतना बढ़ा दिया, इतना घटा दिया, ये तो आज गूगल का ज़माना है, वेब का ज़माना है, आप जिसमें भी देखेंगे वो चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन कई बार, क्योंकि यहाँ पे सब युवा हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इतना युवा टीम से यहाँ आने वाले 25 साल में जो भारत आर्थिक प्रगति करेगा, उस आर्थिक प्रगति का सबसे अधिक लाभ या जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो युवा होंगे। तो उनको हमारे बिग पिक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए 2-3 बातें बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड की हमने इतनी बड़ी महामारी देखी और विश्व ने देखी। कोविड इतनी बड़ी महामारी से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और देशों को चरमरा दिया, उनकी पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया। भारत में भी उसकी बहुत बड़ी त्रासदी आई। लेकिन बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसकी 1-2 बातें हमें ज़रूर समझना चाहिए। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग उस जो कोविड की महामारी से उसके कारण जो डिसरप्शन हुआ था हमारी अर्थव्यवस्था को,
उससे हम बाहर निकल गए हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह जिस तरह की पॉलिसीज़ हमने अपनाई, जिसके कारण आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पॉलिसीज़ हमने कोविड से लड़ने के लिए अपनाई, उसके कारण हम बाहर से उस चंगुल से, अर्थव्यवस्था की मंदी से निकल के आए। आज अगर हम देखें, 3 चीज़ें विश्व की अर्थव्यवस्था को दिक्कत कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है महंगाई की बात। महंगाई की मार विश्व के ज़्यादातर देशों को, उनकी अर्थव्यवस्था को दिक्कत में लेके आई हुई है, कर रही है। क्यों? और यह केवल कुछ कंट्रीज नहीं है। श्रीलंका को हम देखते हैं, बुरा हाल है, पाकिस्तान का बुरा हाल है, ये तो चलो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। लेकिन अमेरिका जैसे देश जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनके यहाँ भी महंगाई की मार 40 साल में इतनी महंगाई की मार नहीं थी, उतनी महंगाई की मार हुई। और इसका कारण एक ये, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी आज पार्लियामेंट में जब बोल रहे थे, ये कहा कि जब कोविड ने अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब किया तो लोगों को, ज़्यादातर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने कहा कि आप लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करिए इकोनॉमी में, आप क्रेडिट दीजिए, डायरेक्ट ये तक कहा कि आप हेलीकॉप्टर मनी दे दीजिए, नोट प्रिंट करके आप लोगों में बांट दीजिए। और यह ज़्यादातर कंट्रीज़ ने, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज़ ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करके इकोनॉमी में बढ़ाना के काम कोशिश किया। और उसके कारण जब वो लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई और उसके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो महंगाई की मार बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी में पड़ गई। और जब उस महंगाई की मार से जो त्रस्त हुई वो इकोनॉमीज़, तो लोगों ने फिर सेंट्रल बैंक्स वगैरह ने कहा कि नहीं, इसको वापस सक कर लीजिए, यानी जो आप क्रेडिट दे रहे हैं बैंक से इस सब को, तो आप लिक्विडिटी को सक कर लीजिए और ये जो सप्लाई है एक्सेस लिक्विडिटी की, इसको विड्रॉ कर दीजिए। अब जब वो विड्रॉ करने लगे, उन्होंने विड्रॉ किया लिक्विडिटी को, तो उनके देशों में दूसरी समस्या आई। लिक्विडिटी के कारण महंगाई दर तो बहुत बढ़ गई, लेकिन जब रिसेशन के वो लिक्विडिटी को सक करने की कोशिश करी तो उनके यहाँ पे मंदी की मार आ गई। जब आप मंदी पड़ गई, और मंदी इतनी काफ़ी ज़्यादा से, आज के समय में आप वर्ल्ड बैंक या किसी की भी रिपोर्ट देखेंगे तो विश्व में आर्थिक मंदी के रूप में सारे कंट्रीज़ को किसी न किसी चैलेंज से जूझ रहे हैं। और तीसरी प्रॉब्लम आई कि फिस्कल, जब उन्होंने लिक्विडिटी इस तरह से क्रिएट की तो फिस्कल डेफिसिट, बजटरी घाटा। तो विश्व की अर्थव्यवस्था इन 3 समस्याओं से गुजर रही है पोस्ट कोविड के कारण। महंगाई की मार, उसके कारण जो पॉलिसीज़ उन कंट्रीज़ ने, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि हमने जो पॉलिसी ली प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पोस्ट कोविड, जो इकोनॉमिक पैकेज दिया या जिस तरह से जो समाज के हर वर्ग को सहायता करने की बात की, तो उसके फ़र्क के कारण हम इन तीनों चीज़ों से बच गए। लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था डेवलप्ड कंट्रीज़ को लेके अंडर डेवलप्ड और पिछड़े कंट्रीज़ को देखते हुए महंगाई की मार, मंदी की मार और उसके साथ फिस्कल डेफिसिट यानी बजटरी घाटा इतना आ गया कि इन तीनों के कारण जो इकोनॉमी है वो प्रॉब्लम में आती है। इन तीनों क्षेत्र में भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह की पोस्ट कोविड पॉलिसीज़ अपनाई, तो आज हम महंगाई की दर, जो आरबीआई कहता है जो मेन रिस्पॉन्सिबल है महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसने टारगेट रखा हुआ है कि 6% की महंगाई दर बैलेंस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और महंगाई को, तो उससे नीचे रखना चाहिए। तो 5.7 की महंगाई की दर है। और जो इकोनॉमिक सर्वे जिसकी मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि हमारे यहाँ पे मंदी से हम बाहर निकल चुके हैं। और यह केवल हम नहीं कर रहे, वर्ल्ड बैंक, IMF, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, सब कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली GDP के अंतर्गत अर्थव्यवस्था तो है। यह महंगाई की हमारे यहाँ पे, ये मंदी की हमारे यहाँ पे किसी तरह की समस्या नहीं है। और यह कारण क्या हुआ? ये कारण इसलिए हुआ कि सरकार ने जिस तरह से पॉलिसी पोस्ट कोविड में अपनाई, उसके कारण हुआ। ऐसा नहीं हो गया कि अपने आप हमारे यहाँ महंगाई की दर कम हो गई, हम मंदी से बाहर आ गए। अगर ये होता तो सब कंट्रीज से हो जाते। लेकिन हम जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया, सबसे पहले समाज में 2 वर्ग कहते, के शेप्ड रिकवरी की भी जब बात करते हैं,
कि समाज में दो वर्ग जो होते हैं, एक तो एकदम गरीब तबका है, एक जो बिजनेस इंडस्ट्रीज़ और जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो कि एफ्लुएंट सिटीज़ है। इन दोनों से पूरे समाज की जो मेनली रचना होती है अर्थव्यवस्था से, जिसका इम्पेक्ट करता है। तो जो गरीब समाज का, जो इसको पिरामिड में नीचे लोअर स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, उसको सबसे ज़्यादा कोविड की समय में उसको सहायता की ज़रूरत थी। तो उस सेगमेंट को सरकार ने इतनी सारी योजनाओं से, प्रधानमंत्री अन्न योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, कोविड वैक्सीनेशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेटेड डिलीवरी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, बिना किसी लीकेजेस के और बिना किसी करप्शन फ्री एनवायरनमेंट इकोसिस्टम के साथ क्रिएट करते हुए इन लोगों को सहायता सीधी प्रदान की। और जो एफ्लुएंट सिटी का जो सेगमेंट है, बिजनेस इंडस्ट्रीज़, इस तरह का जो सेगमेंट है, उन लोगों को फिस्कल स्टिमुलस, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, चाहे उन्हें क्रेडिट की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में डिमांड क्रिएट करने की आवश्यकता है, या अन्य तरह की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, इन सब योजनाओं के द्वारा उनको सहायता प्रदान की, ताकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, पूरी सप्लाई चेन अच्छे तरह से मजबूत हो। और इन दोनों पॉलिसीज़ के मिक्सचर के कारण, और ऐसा नहीं किया कि एक ही टाइम पे आत्मनिर्भर भारत में कितने लोगों ने कहा कि आप गलत चीज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस सेगमेंट में जिस वक्त टूरिज़्म को डेवलपमेंट की आवश्यकता है, उसको टूरिज़्म सेक्टर को प्रदान किया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जब तक वैक्सीनेशन और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, उस समय 40,000 करोड़ उस सेगमेंट को दिया। यानी स्टैगर्ड सपोर्ट करके एक वाइज डिसीजन लेते हुए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर 30 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, उसको पूरा कंटिन्यू करते हुए इन दोनों सेगमेंट को सपोर्ट करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को महंगाई की मार से भी बचाया और एक्सेस लिक्विडिटी भी नहीं होने दी, और जिस सेगमेंट को टारगेटेड रूप में जिस इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है उसको दिया। और इसके कारण आज हम 7 के हिसाब से जीडीपी की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। आउटलायर, जिसको एक टर्म कहते हैं, कि विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की मार से जब गुजर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था आउटलायर की तरह एक अपने आप में अलग तरीके से चल रही है। और इसके बाद और हम जो फिस्कल डेफिसिट है उसके बारे में बजट में बताऊंगा, लेकिन इन तीनों चीज़ों को मैनेज कर, इन्फ्लेशन, रिसेशन और फिस्कल डेफिसिट, ये अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के बड़े मेजर पैरामीटर्स होते हैं। इनको बैलेंस करके जो अर्थव्यवस्था को लेके आए, तो जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी मजबूत स्थिति में। अब हम पास्ट लॉरल पे तो बैठेंगे नहीं, तब ये बजट लेके आए, सरकार ने ये बजट लेके आए। इसके कुछ पॉइंटर मैं आपको सामने रखूँगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट और वेब के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ कीवर्ड्स हमें ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि जब आप सर्च करोगे, वो कीवर्ड्स डालोगे तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कीवर्ड्स पता हैं तो आप उनको सर्च कर लोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेकिन वो कीवर्ड्स और उनको संक्षिप्त में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात कि उन्होंने ये कहा कि उस मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव पे हम आने वाले 25 साल के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे, जिससे भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो जाए। वह उस नींव रखने वाला यह बजट है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें, सब सेगमेंट के लिए सब चीज़ें तो है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार ने की उसके प्रावधान तो हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसमें सरकार की को ध्यान रखना होता है कि जब जिस स्कीम्स में आवश्यकता है उसमें एलोकेट करते हैं। अगर आज हमारे 11 करोड़ शौचालय बन गए हैं, आज हमारे 45 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं, और जो कई योजनाएं हैं जैसे मनरेगा है वगैरह योजनाएं, उसमें जिस तरह की आवश्यकता है उतने प्रोविजंस तो किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना जो इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण
इम्पैक्ट लोगों के अंदर ला रही है। तो उसमें सरकार ने इस बार ज़्यादा एलोकेशन किया है और उसके एलोकेशन को 66% किया है। तो यह जो सोशल वेलफेयर स्कीम में जिस वक्त जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार सरकार ने एलोकेशन किया है अलग अलग स्कीम में, और यह वर्क इन प्रोग्रेस है। सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा भी है कि जब जिस योजना के लिए और आवश्यकता पड़ेगी हम और फर्दर स्कीम्स उसको एलोकेट करेंगे। आज वैक्सीनेशन हम 220 करोड़ लोगों को दे चुके हैं, अब वैक्सीनेशन में हमें फ़ंड ज़रूरत नहीं है, तो हमने जो पहले एलोकेट किया था उसकी आज ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से एक्टिवली आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात इस बजट की जो नींव रखने की बात है वह है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यह कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्रोपेल करता है। तो पहला प्रमुख इस बजट का जो महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वह है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर, और यह 10 लाख करोड़ का प्रोविज़न तो इस बार किया है। लेकिन इसको हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोविड शुरू हुआ था उस समय 3.5 लाख करोड़ का हम खर्चा करते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे हम देखते हैं कि रोड बन गए, एयरवेज बन गए, रेलवेज बन गए, मल्टी नोडल जो ट्रांसपोर्टेशन हब बन गए, डिफेंस कॉरिडोर बन गए, फ्रेट कॉरिडोर बन गए। अब मैं नोएडा रहता हूँ, जिस तरह से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, ईस्टर्न पेरीफेरल, वेस्टर्न पेरीफेरल, यमुना एक्सप्रेसवे, हर जगह जाते हैं। देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ऋषिकेश से मैं आया 3 घंटे 3.5 घंटे से परसों यहाँ पे पहुँच गए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 3.5 लाख करोड़ का कोविड के समय खर्चा किया था, उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा सेक्टर को आवश्यकता थी तो उसको पहले 5.5 लाख करोड़ किया। फिर पिछले साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ का खर्चा किया, और इस बार 10 लाख करोड़ का 33% फिर इस बार बढ़ा है। 10.5 लाख करोड़ का प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। इसमें 1.5 लाख करोड़ का स्टेट्स को भी कहा है कि अगर आप एफिशिएंटली कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो हम लोग 1.5 लाख करोड़ की सहायता केंद्र सरकार उनको देगी, और 3.5 लाख करोड़ जो ऑलरेडी चलती हुई स्कीम्स हैं उनके अंदर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कंटिन्यू करेगी। तो टोटल इफेक्टिवली 13.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया। ये ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन कितनी तरह से प्रोपेल करेगा, इकोनॉमी में डिमांड करेगा, सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सब अगर रोड बन रहा है सब एम्प्लॉयमेंट, ज़मीन चाहिए, ये चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैटलाइज करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन इस बार में कहा है। एक आरबीआई की रिपोर्ट मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आरबीआई की रिपोर्ट आई थी 15 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार 1 रुपया सीधे किसी को देती है, किसी व्यक्ति को स्कीम्स में या किसी भी तरह सहायता या किसी के हाथ में देती है, तो वो लगभग 95 से 98 पैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जनरेट करता है। लेकिन अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो 1 रुपया खर्च करती है तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इम्पैक्ट 3 गुना पड़ता है। तो कितना इम्पैक्ट इसमें होगा इस एक्टिविटी से समझ आएगा, और कितने सेक्टर्स को ये ग्रोथ में क्रिएट करेगा, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करेगा, कितना तरीके से व्यापार और इस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देगा। यह इस बजट का अंडरलाइनिंग फैक्टर है जो कि महत्वपूर्ण है। हमारी अर्थव्यवस्था को जो अमृत काल की बात करते हैं तो वह इसके साथ महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण यह है, कितने लोगों ने, मैं तो पहले से भी जुड़ा था, लोग कहते थे आपको रिसोर्सेज चाहिए, अगर सरकार खर्च कर रही है जन कल्याणकारी योजनाओं में, प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है इसमें 2 लाख करोड़ का इस बजट में प्रावधान फिर किया। 80-85 करोड़ लोगों को जो निःशुल्क राशन हम दे रहे हैं 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, 4था साल जो है उसमें 2 लाख करोड़ केंद्र सरकार का प्रावधान है। प्रदेश सरकारें उसमें कुछ नहीं दे रही, उसमें केंद्र सरकार पूरा खर्चा वहन कर रही है। उसका 2 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान सरकार ने किया है। तो लोग कहते थे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है, जन कल्याणकारी योजनाएं करनी है, स्केल ऑफ हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको विश्व की कई इंस्टीट्यूशंस ने भी सराहा है। तो आपको
कई नए टैक्स लगाने पड़े। कोई कह रहा था वेल्थ टैक्स लगा लो, कोई कह रहा था गिफ्ट टैक्स बल लगा दो, कोई ने सजेशन दिए थे कि आप टैक्स के रेट बढ़ा दो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार आप पहले कॉरपोरेट टैक्स तो पीछे सरकार ने कम किया ही है। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी और अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो एक समय में कॉरपोरेट टैक्स लगभग 25 से 30-35% तक का कॉरपोरेट टैक्स था, और पिछले 8 साल में उसको कम करके आज के समय में 22.5% टैक्स रेट पीछे कर चुके हैं। बजट से नहीं, पहले कर चुके हैं। दूसरा, स्टार्टअप इकोसिस्टम, युवा हैं कई। अभी मैं इंडिया एनर्जी वीक में गया था, वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम वालों ने अपने स्टॉल लगाए थे, और आज ही प्रधानमंत्री ने बताया कि 108 हमारे जो हैं यूनिकॉर्न बन गए स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जो कि 6000 करोड़ से ज़्यादा की उनकी वैल्यूएशन है, और वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इनोवेशन को यूज़ करके जन कल्याणकारी और सरकार की योजनाओं को गांव तक ले जा रहे हैं, लोगों तक ले जा रहे हैं। तो ऐसे जो बहुत सारी योजनाएं, उनको जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को मात्र 15% का टैक्स लगता है। जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट, कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमारे देश में सब टैक्स नहीं देता। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति टैक्स देता है देश में, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स देता है। एक बच्ची भी अगर पेंसिल खरीदती है तो वह भी उसमें एक इनडायरेक्ट टैक्स देता है। वह 2016 में जब जीएसटी लेके आए थे तब ये 28 से 30% एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, और जब 2016 में अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि हमारे सपोर्टर नहीं है, उनकी कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि एवरेज जीएसटी टैक्स आप 15-15.5% लेके लगाना चाहिए। तो अब 28 से उसको 15-15.5% कर देना चाहिए। और आज 6 महीने पहले आरबीआई की रिपोर्ट में कहा कि एवरेज जीएसटी टैक्स 11.6% का है। इनडायरेक्ट टैक्स जो आम आदमी को इतना ज़्यादा दिक्कत करता है, वह 28.5% से लेके एवरेज 11.6% कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। इस बार इतनी रिसोर्स इंक्रीज एक्सपेंडिचर करने के बाद भी कोई नया टैक्स सरकार ने नहीं लगाया, कोई रेट नहीं बढ़ाई। और 2 प्रमुख क्षेत्र में, जैसे आम जनता को जो टैक्स पेयर्स और सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास जो कहते थे, उनको एक बार टैक्स में इस बार बजट में बहुत बड़ी सहायता दी है कि उनको 7 लाख तक की इनकम तक को किसी को टैक्स नहीं देना, ज़ीरो टैक्स। और जो बाकी जो स्लैब्स हैं उनमें भी काफ़ी कम किए। तो यह एक बात, कंफ्यूजन इसमें कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं, 7 लाख तक के टैक्स में भी टैक्स लगेगा। इस बात को मैं बहुत क्लियर कर दूं कि 7 लाख तक के जो व्यक्ति की इनकम है सालाना, उसको ज़ीरो टैक्स है। लेकिन 7 लाख से ऊपर जो इनकम हो जाती है तो उसको ऐसा है कि सरकार ने ये करा है कि उसको 7 लाख से ऊपर अगर किसी की इनकम हो जाती है, किसी की 8 लाख है, 9 लाख है, तो उसको 7 लाख तक का एग्जम्पशन ही मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक मिनिमम 5% का टैक्स 3 लाख से ऊपर किया है। तो जो जिसकी निचले तबके के जो भी लोग हैं, उन सबको इनकम टैक्स से छूट मिली है। दूसरा एक बड़ा जो सेगमेंट है, जिसको अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन, हमारे आदरणीय अमित शाह जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के जो सदस्य हैं, वह और टारगेट है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि इस बार 2 लाख हम नए कोऑपरेटिव जनरेट करेंगे। 10,000 से ऊपर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे। यह एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इसका टैक्स भी घटा के मात्र 15% कर दिया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के हिसाब से ये कोऑपरेटिव सेक्टर को के टैक्सेशन को कर दिया। ये ग्रामीण क्षेत्र के में इकोनॉमिक एक्टिविटी को इतना ज़्यादा बढ़ाएगा, इसके टैक्स को भी कम का। बहुत सारी कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सरकार ने योजनाएं लेके आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए वेयर हाउसिंग जो है, डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस बनाएंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हेल्प देना है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए क्या गुड प्लान था। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए उसको हैंड होल्डिंग करनी है, ये करनी है, इसके लिए भी बहुत काम किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि टैक्स पहले
टैक्स को कम कर दिया, कॉरपोरेट लेवल के इनडायरेक्ट टैक्स को आम जनता के लिए कम किया। इसमें इतना टैक्स कोऑपरेटिव सेक्टर और इंडिविजुअल पर्सनल टैक्स को कम करने के बावजूद भी सरकार ने खर्चा अपना बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने पूछते कि रिसोर्स कहाँ से आएगा, भाई आपने सब कुछ कह रहे हो, कम कर रहे हो, खर्चा बढ़ा कैसे हो रहा है? इसका एकमात्र कारण है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। आप देखिए, पहले 2 करोड़ लोग ये टैक्स स्लैब में आते थे, रिटर्न भरते थे, आज 6-6.5 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं। टैक्स जो पर्सनल टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस में 26% की बढ़ोतरी हुई है, 26% की बढ़ोतरी कॉर्पोरेट टैक्स में आई है। जीएसटी कलेक्शन 1,50,000 करोड़ महीने से ऊपर के रूप में आ गया। तो सरकार के रिसोर्सेज, बेटर कंप्लायंसेस, ट्रांसपेरेंट कंप्लायंसेस, लीकेज प्रूफ सिस्टम के थ्रू टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा देते हुए टैक्स को कम करने के बावजूद भी हमारा कलेक्शन 26% के अनुपात में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा है। और ये जो जीएसटी के अंतर्गत भी एक समय कोविड में तो 60,000 करोड़ का ही एनुअल मंथली जीएसटी कलेक्शन आता था, अब एवरेज पिछले महीने तो 1,68,000 करोड़ का आ गया था। तो इनके कारण, ऐसी योजनाओं के कारण हम लोग टैक्स कलेक्शन और सहूलियत भी दे पाए, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दे पाए, ये इंडस्ट्री को बढ़ावा दे पाए, आम आदमी को सहायता दे पाए। और उसके बाद जो मैंने 2 चीज़ें तो आपको बताई, महंगाई दर को हम कंट्रोल कर पाए, उसके बाद मंदी की मार से हम बाहर निकल के आ गए, क्योंकि योजनाएं जिस तरह से पीएलआई स्कीम्स वगैरह आई है 14 सेक्टर में। उसके साथ सरकार, तीसरा बड़ा फैक्टर होता है बजटरी घाटा, तो उस घाटे को भी सरकार इस बजट में कम करने में सफल हुई है। पिछली बार टारगेट रखा था कि 6.4% का हम बजटरी घाटा रखेंगे, उसको तो अचीव किया। इस साल के लिए 5.9% का बजटरी घाटा सरकार ने टारगेट रखा है। और आने वाले 25-26 में 4.5% का बजटरी घाटा सरकार ने मेंटेन किया है। खर्चा बढ़ेगा, टैक्स को कंटिन्यूसली कम करने के बाद भी रिसोर्सेज सरकार के एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म और एफिशिएंट कलेक्शन मैकेनिज्म, दोनों तरह का कंबाइंड इफेक्ट आप देखेंगे। एक समय हम प्रधानमंत्री पूर्व के कहते थे कि 1 रुपये में 15 पैसा ही पहुंचता, आज के डेट में 98%, 95% जिस टारगेटेड व्यक्ति के पास जन कल्याणकारी योजनाओं से पहुंचता। तो दोनों तरीके से ये रिसोर्स जनरेशन करते हुए यह बिग पिक्चर हमारे सामने आना चाहिए। और जो बात, और इसके बाद सेगमेंटल लेवल पे भी प्रधानमंत्री जब कहते हैं इस बजट में हर वर्ग के लिए सरकार ने बहुत सारा सोचते हुए काम किया है। ये जो युवाओं के लिए आर्टिसन, एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे यहाँ पे आता है, ये जो कामगार हथकरघा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पूरे देश में जो हैंडीक्राफ्ट और हाथ से काम करने वाले हैं। इनके लिए विशेषकर विश्वकर्मा, कई बार जातिगत टर्म में आता है, लेकिन वो बजट में उसको विश्वकर्मा यानी जातिगत नॉमेनक्लेचर नहीं दिया। उन्होंने कहा जो हाथ से काम करने वाले आर्टिसंस हैं, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग चलाते हैं, उनके लिए कर्मयोगी स्कीम्स के अंदर बहुत सारे प्रावधान किए। आप उस कर्मयोगी स्कीम्स को पढ़ेंगे, देखेंगे तो सारे बेनिफिट उनके लिए स्किलिंग के हैं, मार्केटिंग के हैं, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, उनके लिए टेक्नोलॉजी, उनको इंडस्ट्री और उनको सप्लाई चेन से कैसे एमएसएमई सेक्टर के साथ कैसे जोड़ना है, उनका प्रोडक्ट कैसे खरीदा जाएगा, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। जेम है, ट्रीड्स है, ये सरकार के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं जो उसको महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। और फिर ओएनडीसी करके ऑनलाइन मार्केटिंग की फैसिलिटी, ये सब चीज़ों से उनको जोड़ेंगे। तो आर्टिसंस के लिए खासकर बहुत बड़ी योजना है। और एक बड़ा चैलेंज हमारी अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार की बात करते हैं। रोजगार कहाँ से आएगा? कई बार का मनरेगा कोई रोजगार की समस्या का समाधान नहीं है, टेम्पररी हम मानते हैं, उसको देना पड़ता है, लेकिन महंगा बेरोजगारी भत्ता से कोई रोजगार थोड़ी मिल रहा है। उसके प्रावधान को पूरा उसी तरह चला के रखा है। लेकिन रोजगार अगर विश्व में कहीं भी मिलता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिलता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी रोजगार अगर सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है तो एमएसएमई, लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों के साथ है। उसमें तो इतने सारे प्रावधान इसमें कर दिए हैं एमएसएमई सेक्टर को टारगेट करते हुए। उनको क्रेडिट गारंटी
2 लाख करोड़ तक की बैंक से अगर उन्हें लोन किसी को लेना है, उसकी पूरी गारंटी केंद्र सरकार देगी, उसको गारंटीड लोन उसका देगी। उनको एक बड़ी समस्या थी, कंप्लायंस की कॉस्ट आती थी कि इतने सारे हैसल्स हैं सरकार के कानूनों के, ये करके 39,000 ऐसे प्रावधान हैं कंप्लायंसेस जिसको कहते हैं, जो कंप्लायंसेस इसमें ख़त्म कर दिए एमएसएमई सेक्टर के लिए। 3,000 ऐसे कानूनों को ख़त्म किया है कि जिसको क्रिमिनलाइजेशन, जिसमें कहते हैं उसको, अगर वो किसी से वायलेट हो जाते हैं गलती से, तो उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ पहले थी, अब उसको सिविल लाइबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। और एक स्कीम लाए हैं विश्वास संवाद से विश्वास 2, विवाद से विश्वास की स्कीम 2 लेके आए कि जो उनके अगर सरकार से कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, तो हैरासमेंट फ्री इकोसिस्टम 3 चीज़ों से 39,000 कंप्लायंसेस उनके लॉज के अंदर कम किए हैं, 3,000 कानूनों का डीक्रिमिनलाइजेशन किया है, और यह संवाद से विश्वास की स्कीम 2 लाके उनके उसको समस्या को समाधान करने का काम किया है। 2 लाख करोड़ का उनको जो आवंटन की बात है, क्रेडिट गारंटी की बात है, उसको सरकार ने, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत भी बहुत सारे काम जो डिमांड क्रिएट होगी वह सरकार ने किया है। एक और सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सरकार ने बहुत सारा सहयोग समर्थन इस बजट में किया है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अगर 60% से ऊपर हमारी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो उनके लिए सरकार ने बड़ी सारी योजनाएं इसमें लाई है। 20 लाख करोड़ का उनको क्रेडिट इजी टर्म्स में लोन मिले, उनको इंटरेस्ट सबवर्जन भी सरकार, यानी इंटरेस्ट जो बैंक लोन देता है उसमें उनको सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, उसको मिले। कोऑपरेटिव सेक्टर का उनके साथ कैसे इंटीग्रेट हो, उसके लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को इंटीग्रेट करते उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने काम किया है। लेबर, एमएसएमई सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इनके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का पूरा सरकार ने इसमें रोड मैप भी क्रिएट किया है। और एक समय था लगभग 8-9 साल पहले एवरेज एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हमारे यहाँ 2% से भी कम थी, और इसलिए हमारे कृषि क्षेत्र के लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। वह अब एवरेज 4.5% की एवरेज एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ तो चल रही है, और उसको बढ़ाने और मेंटेन करने का भी सरकार ने प्रावधान किया है। एक और जो इसमें बड़ा इनिशिएटिव यह है, ग्रीन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ली हैं। और देखिए, हमारा बहुत सारा जो इंपोर्ट कॉस्ट है, बहुत सारी जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो इसलिए चली जाती है कि हमारा एनर्जी सेक्टर, यानी फॉसिल फ्यूल जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 80% एनर्जी, ऊर्जा के बगैर कोई इंडस्ट्री या कोई घर में रहना कोई नहीं चल सकता। ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो ऊर्जा का हमारा 80% रिक्वायरमेंट है जो विदेशों से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। 70% हमारी इंपोर्ट कॉस्ट है जो पेट्रोल प्राइस पे ख़रीदने में चली जाती है। वैकल्पिक ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इन सब एनर्जी के अंदर एक ट्रांजिशन का पूरा फॉर्मूला कि हम वैकल्पिक एनर्जी के स्रोत में चले जाएं, ताकि हमारी फॉसिल फ्यूल यानी कोल और क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त मजबूती मिलेगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग जिसको कहते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र को बहुत आसानी हो गई। 10% का हमने टारगेट किया कि पेट्रोल डीजल में जो इथेनॉल है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलता हुआ फ्यूल बनता है, उसको पेट्रोल में मिक्स करेंगे, उसका टारगेट 20% कर देंगे। तो 20% हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो है उसको हम सेव करेंगे, और वह एवरेज उसका कॉस्ट आती है 30 से 35 रुपया पर लीटर। तो पेट्रोल की कॉस्ट कितनी कम रिड्यूस होगी। तो यह सारी चीज़ जो एनर्जी ट्रांजिशन का पूरा है, वह पूरा इसमें एक रोड मैप क्रिएट किया, और अभी
2 दिन से 3 दिन से इंडिया एनर्जी समिट वहाँ पे हो रहा है, जो वहाँ बेंगलोर में मैं गया भी था, कल रात को ही आया। जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जिसमें कार्बन एमिशन भी कम होगा और एक रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा सोर्स है, इसको ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत सरकार ने पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर बताया कि कैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन को, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो, इस सब चीज़ों को हम लेके आएंगे। और साथ में ही एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट सस्टेन करने के लिए ये मिस्टी योजना लेके आए कि जो ये जो जैसे टापू वगैरह के आसपास होते हैं तो जो वो प्लांटेशंस होती हैं उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेके आई है। फिर वेटलैंड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बायोडाइवर्सिटी को मजबूत करने के लिए वेटलैंड योजना के लिए भी सरकार लाए। तो एनर्जी एनवायरमेंटल सेक्टर में ग्रीन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं लेके आई है। और लास्ट एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक है ना फ्यूचरिस्टिक विजन है, इसमें एक चैप्टर है फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ द बजट। भारत ने अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पे यह महत्वपूर्ण योगदान किया था कि आईटी सेक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी चीज़ों में भारत का बहुत महारत हासिल थी और विश्व की अर्थव्यवस्था में हमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। अब 5G नई टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए रहती है। तो 5G टेक्नोलॉजी में जो भारत ने इनिशिएटिव लिया, यह ग्लोबल लेवल में बहुत बाकी कंट्रीज़ के काफ़ी पहले ले चुके हैं। और इस बजट में 100 5G टेक्नोलॉजी की लैब्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें रिसर्च, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के रूप में काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें भारत के युवा बहुत बड़ा, हमारे यहाँ जो पूरा सेक्टर है टेक्नोलॉजी, ये जो है आईटी सेक्टर है, ये सब काम है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना बेनिफिट भारत ने उठाया है, चाहे कोविन ऐप के लिए देख लो या डिजिटल ट्रांजैक्शंस के रूप में देख लो, जिस तरह की सुविधाएं आज भारत में ऐप के माध्यम से, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से है, विश्व में कहीं भी नहीं है। और जिस तरह से हमारा डिजिटल पेमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है, जीएसटी के अंदर जो इकोसिस्टम है, वर्चुअल असेसमेंट के अंदर, टैक्सेशन के अंदर है, ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विस सेंटर के अंतर्गत हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। ये जो ये सारी व्यवस्थाओं को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए, इसको बढ़ावा मिलेगा। यानी फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन है आने वाले समय के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, बहुत सारी जगहों पे इनके डेवलपमेंट रिसर्च के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रावधान किए। तो फ्यूचर ओरिएंटेशन का भी सरकार ने इसमें प्रावधान किया है। और एक और बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जो इस बजट में बहुत स्पष्ट रूप से आता है, G20 का जो इनिशिएटिव, जो हमारी प्रेसिडेंटशिप है, उसमें ये बहुत उभर के आएगी कि वो कहते हैं कि जिस सेक्टर में हमारी महारत हासिल है, उस सेक्टर को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो कैटलाइज ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी से होगा। तो भारत में जो कल्चरल इकोनॉमी है, यानी हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ फूड है, क्लोथिंग है, आर्ट है, फेस्टिवल्स है, रहन सहन है, आर्किटेक्चर है, म्यूज़िक है, डांस है, ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है हमारी सिविलाइजेशन का, यह विश्व ने अभी देखा ही नहीं है। और यह जो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करेगा, या जिस तरह ये इकोनॉमी को हमारी भारत के कैटलाइज करेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ था तो 25 करोड़ लोग आए थे, और कितना उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैटलाइज किया। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखा, उज्जैन के कॉरिडोर को देखा। ये जो सेंटर, कल्चरल सेंटर्स है, जिनको डेवलप करके इकोनॉमी को प्रोपेल करने का जो प्रावधान है। और G20 प्रेसिडेंटशिप में यह प्लान है कि लगभग 1 लाख लोग, जो इस 29 कंट्रीज़ के जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उसके लोग तो आएंगे ही, 20 के करीब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के 1 लाख लोग, इन्फ्लुएंसर अपने अपने क्षेत्र में जो हैं, वो जो भारत में 1 साल में आएंगे और 56
सिटीज़ में वो जाएंगे तो उनको हमारे कल्चर की डाइवर्सिटी से उनको आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फूड एक्सेट्रा से हम जब उनको प्रोडक्ट से उनको एसिमुलेट करेंगे, उनके सामने रखेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितना बढ़ावा मिलेगा। तो यह अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए 50 सेंटर्स जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आइडेंटिफाई कर लिए पूरे देश में, उस 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में टूरिज़्म के इनिशिएटिव के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट में क्रिएट करने की बात की। उनको यहाँ पे होटल्स होंगे, रोड्स होंगे, कनेक्टिविटी होगी, उनके जो वेरियस सैनिटेशन, इस सब के लिए 50 टूरिज़्म डेस्टिनेशन को भी हम डेवलप करें। और कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी इस कल्चरल इकोनॉमिक के हिसाब से भारत जनरेट कर सकता है, इसके लिए बहुत बड़ा प्रावधान इस बजट में रखा है। तो मैंने जो आप लोगों को कुछ बातें कही है वो मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार और आपकी चर्चा में वो भी आएगी, लेकिन मैं आपको कीवर्ड्स ज़रूर बताऊंगा जिसके अनुसार आप अपने लेवल पे भी इस चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये लार्जर पिक्चर समझना ये चाहिए। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये नहीं करा, कोई प्रावधान में किसी प्रावधान को कम नहीं किया है। कुछ मनरेगा या किसी चीज़ में जो कहते हैं आप उसको बजटेड 2021-22 के बजटेड एस्टिमेट के साथ कंपेयर करेंगे तो सब में प्रावधान में बढ़ाया है। बीच में अगर किसी चीज़ के आवश्यकता के अनुसार कभी बीच में ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ गई तो सरकार ने बीच में प्रोविज़न किया था। तो बजटेड एस्टिमेट से सरकारी योजनाओं के किसी प्रावधान को कोई कम नहीं किया है। फिर भी सरकार ने कहा है कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनको बहुत बढ़ाते रहेंगे, और पीएलआई के अंदर भी और नए नए सेक्टर्स को भी जोड़ते रहेंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस के अनुसार ये अमृत काल का अमृत बजट के रूप में सरकार ने इस बजट को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व विजन में लेके आए। और अल्टीमेटली वो कहते हैं कि इस बजट को हमें गांव तक ले जाना है, क्योंकि वो ये जो कमेटी भी बनाई है केंद्र में और जिसके अंतर्गत आज अपने सुनील जी ने यह कार्यक्रम इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ में जाना, और मुझे लगता है कि आप अपने अपने क्षेत्र में और इसको आगे लेके जाएंगे इस विषय को, तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभकारी जो होगा उसमें युवाओं के लिए स्किलिंग के बारे में बड़ी सारी योजनाएं हैं। एनईसी के अंतर्गत जो स्कीम्स हैं उनके प्रावधानों को सपोर्ट करने के लिए सरकार की योजनाएं हैंड होल्डिंग की है। तो इन चीज़ों को हमें समझते हुए अमृत काल के इस अमृत बजट को रखना चाहिए। कीवर्ड्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम लोगों ने बहुत बढ़ाया है। टूरिज़्म सेक्टर के लिए बहुत सारा इंडिया की इकोनॉमी को कैटलाइज करने के लिए सरकार ने काम किया है। एमएसएमई सेक्टर को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ कंप्लाइंसेस और सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स के अनुसार भी एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर आने वाले समय में हमारी ग्रोथ को प्रोपेल करेगा, इसमें बहुत पोटेंशियल है और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके जाएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर, टूरिज़्म सेक्टर, ये फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन और ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इको एनवायरमेंटल फ्रेंडली इकोसिस्टम को साथ में लेके फिस्कल डेफिसिट को कम किया है, टारगेट के लिए रोड मैप क्रिएट किया। इसी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन और रिसेशन, आउट ऑफ रिसेशन, ये चीज़ें हैं। अगर ये बिग पिक्चर हमें ध्यान में आता है समझ और इस चीज़ों पे देखते हैं तो अल्टीमेटली यह जो बजट है यह बिल्कुल आधारभूत संरचना हमारे आने वाले अमृतकाल के लिए रख रहा है। और यह केवल हम ही नहीं कह रहे, विश्व की, जब प्रधानमंत्री ने शुरू में कहा भी था, इस बजट पे केवल भारत की नज़र नहीं है, पूरे विश्व की भारत के इस बजट पे नज़र थी। भारत के नेतृत्व जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं, किस रास्ते पे चलते हैं और किस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में अगले दशक में लेके जाने के लिए रोड मैप तैयार करते हैं, उसके अनुसार वैश्विक स्तर पे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करेंगे। और भारत में भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ कोई लगाएगा वह भी तब लगाएगा कि जब इकोनॉमी में डिमांड अधिक क्रिएट करेंगे, तो वह भी इसमें पूरे प्रावधान है।
तो यही बात कह के मैं अपनी बात को या वाणी को विराम दूंगा और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय सुनील जी भाई साहब को और पूरी उनकी टीम को कि मुझे यहाँ अपना विषय रखने का मौका दिया। धन्यवाद। Get great offers and big discounts on flights and hotels only on ClearTrip. Book now.